हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरु मोर में। जैसा कि आपको पता है कि कल मैट्रिक 2022 उर्दू की परीक्षा है, जिसके लिए मैंने पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाया। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिए। पिछले 2 साल से मुहावरा पूछा जा रहा है उर्दू में, और उसका जुमलों में इस्तेमाल करना है इस तरह से कि उसका मतलब पता चल जाए। जैसे कि पहला मुहावरा देखिए, पूछा गया है, पेट में चूहा कूदना। तो पेट में चूहा कूदना का क्या मतलब होता है? बहुत भूख लगना। अब देखिए उसके बाद पूछा गया है, इसको देखिए, नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का मतलब होता है ज़्यादा खुशामद करना किसी के आगे, उसको कहते हैं नाक रगड़ना। 4 नंबर है काम तमाम करना, मतलब मार डालना। 5th नंबर है आपको कि 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। उसके बाद 7वां नंबर है बाग बाग होना, मतलब कि बहुत खुश होना। ये छूट गया हाथ मलना, मतलब पछताना या शर्मिंदगी महसूस करना। 8वां नंबर है नाक में दम करना, मतलब परेशान करना। दांत कट्टे करना, मतलब कि हरा देना। हाथ साफ करना, मतलब कि चोरी करना। तो ये आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका यूज़ कीजिएगा जुमला बनाने में। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पेट में चूहा कूदना, तो इसका बना सकते हैं कि बच्चे बच्चे के स्कूल से आते ही उनके पेट में चूहा कूदने लगता है, ये हो सकता है। या फिर दांत कट्टे करना, हरा देना, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांत कट्टे कर दिए, मतलब हरा दिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब ये 2020 का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि आसमान से तारे तोड़ना, मतलब नामुमकिन काम करना, है ना। आपे से बाहर होना, मतलब बहुत नाराज होना या बहुत गुस्सा करना। पानी पानी होना, मतलब शर्मिंदा होना। मुट्ठी गर्म करना, मतलब कि रिश्वत देना। आंख दिखाना, मतलब कि किसी को धमकी देना। लोहे का चना चबाना, बहुत मुश्किल महसूस करना। उंगली उठाना, मतलब इल्ज़ाम लगाना। ये सवाल आए हैं, तो आप इसका मीनिंग याद कर ले, हो सकता है कि ये फिर से आ सकता है। चलो अब ये सवाल देखो, इसमें कहा गया कि झेल के अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए, मतलब इसका जेंडर पता चल जाए कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। मुज़क्कर मतलब मेल जेंडर, और मुअन्नस मतलब फीमेल जेंडर, ठीक है। जैसे कि मोती, किताब, वक्त, दही, इल्म। तो इस तरह से आपको बताना है ना। तो इसका अभी तो बहुत सारा इसका रूल है, लेकिन आप उतना रूल यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ के, आप देखिए इसको आसानी से ना आप कुछ गाना वाना याद करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जैसे जैसे लिखता हूँ हवा, हवा, दवा और दुआ। हवा, दवा और दुआ। अब हवा क्या है, दवा क्या है और दुआ क्या है? अब देखिए शाहरुख खान का एक गाना है कि हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। गाना लिखने वाले भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो देखिए हवा लगती है, दवा लगती है, दुआ लगती है, मतलब ये तीनों क्या होगा? मुअन्नस होगा। तो आप इसका बना सकते हैं जुमला कि हवा चल रही है, दवा धीरे धीरे लग रही है, हम लोगों को सबके लिए दुआ करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। किताब है, ये मुअन्नस है, यह मेरी किताब है ना। जैसे कि आप वक्त आएगा तो बता दूंगा तुझे आसमां, इस तरह से, है ना। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे तो आएगा, तो वक्त क्या मुज़क्कर है। दही आपका मुज़क्कर है। इल्म की रोशनी होती है, तो कि मुअन्नस है ना। मोती चमकीला, मतलब मुज़क्कर है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसका जिन्स जाहिर हो जाए।
चलिए बच्चों देखिए, अब ये सवाल बार बार आता है, एक खत आता है और एक अर्जी आता लिखने के लिए। जैसे कि इस खत का उन्वान क्या है कि अपने बड़े भाई के नाम एक ख़त लिखें जो इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक हो। मतलब कि अपने इम्तिहान की तैयारी का इसमें बताना है कि आपकी इम्तिहान की तैयारी कैसे चली। था बस आप पैटर्न को समझिए कि कैसे लिखा हुआ, देखिए, है ना। पहले अपना एड्रेस लिखना है ना। आपका जहाँ एड्रेस है, जैसे कि मेरा एड्रेस है ना, लिख दूंगा मैं समस्तीपुर धर्मपुर, इस तरह से। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, है ना, जैसे कि आप कल इम्तिहान का डेट लिख सकते हैं। उसके बाद है मोहतरम भाईजान अस्सलामु अलैकुम, है ना। उसका लिखना है कि आपका ख़त मिला, फिर आप कैसे हैं, ये ऐसे हैं, मेरी इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे है इस तरह से वस्सलाम लिख सकते हैं, आपका छोटा भाई मोहम्मद खालिद। बस यही करना है ख़त में, इस तरह से आप बना सकते थे। इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लीजिए, एक दो बार लिख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। बस मेन इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप समझ गए, ये फॉर्मेट समझ गए, बीच में आप कुछ भी बना करके अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें बोला गया कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपने स्कूल की पूरी फीस माफ़ी करने की गुजारिश हो। तो अपने प्रिंसिपल के नाम एक लिखना है। तो सबसे पहले ये पैटर्न समझेंगे, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरे स्कूल का नाम है RSB इंटर स्कूल, है ना। फिर लिखेंगे समस्तीपुर, इस तरह से, जैसे जनाब आली, है ना। उसके बाद जो आपका दरख्वास्त में कहा गया लिखने के लिए वो चीज़ लिखेंगे। बाद में लिखेंगे फ़कत व सलाम, और उसके बाद ये लिखेंगे ये चीज़, है ना, आपका फर्मा बरदार, है ना, मोहम्मद मुस्तकीम, है ना। अपना क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, बस ये चीज़ आपको इतना लिखना है। ठीक है, समझ गए बात। अब देखो बच्चों, इसमें सवाल है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, है ना, और क्यों। तो देखिए, ये पहले समझिए रुकैया भाभी का जिक्र क्यों हो रहा है। तो आपके किताब में एक कहानी है, एक अफसाना है भाभी जान, जो कि इसमें एक किरदार है रुकैया भाभी नाम की। ये भाभी जो है, इनके शौहर एक नेता है जिनको बार बार जेल जाना पड़ता है, और इनके शौहर अभी इनके साथ नहीं है, वो जेल में है। और ये जो है एक मतलब कि कॉलेज में लेक्चरार है, इनको बहुत 400 रुपया मिलता है, और ये बहुत ही बहादुर, नेक दिल और लोगों की मदद करने वाली औरत है। तो इन्हीं पे पूरे कहानी का किरदार है। ये भाभी जान जो है, ये कहानी की मेन किरदार है, रुकैया भाभी। तो ये इस कहानी में एक किरदार है, शिम्मी नाम की लड़की है, जो रुकैया, जो कि बहुत गरीब लड़की है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो रुकैया भाभी ही उसका देखभाल कर देगी। तो इसका आंसर है कि रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी उसका नाम शिम्मी था, क्योंकि शिम्मी का खर्च उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए रुकैया भाभी उसकी तालीम का खर्च उठाती थी। तो रुकैया भाभी का किरदार आप याद रखेंगे। इनका एक देवर भी था, इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, अख्तर इनका देवर है, और रुकैया भाभी हैं। शिम्मी एक गरीब लड़की है जिसका खर्च ये खुद उठाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब सवाल आ रहा है 2 नंबर में कि हमद फराज की शायर का असल मोहर क्या है। उसके बाद है इसमें से सवाल सब देखिए, भीमराव अम्बेडकर की किस उम्र में और किससे शादी हुई, है ना। शादी कितनी साल, 14 साल की उम्र में, मैंने बताया अपने वीडियो में, है ना। ये सब आप देख लें, ये सब सवाल कुवर से, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन सब है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया, रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों, है ना। कायनात की तख्लीक किसने की थी, खुदा ने की है, अल्लाह ताला ने की है।
अब सवाल देखिए, ये भी आया है कि हमद और नात में क्या फ़र्क है। हमद और नात में क्या फ़र्क है, तो मैंने बताया कि हमद क्या है। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। और नात किसको कहते हैं, नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ में शेर कहे जाते हैं, उसको नात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी, ये सब सवाल आता है। भीमराव अम्बेडकर हो गए, गालिब हो गए, है ना। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग वाला चैप्टर है, तो इस सबसे सवाल बहुत आता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब जैसे देखिए एक सवाल है यहाँ के, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखें। तो 5 अफसाना निगारों के नाम देखिए यहाँ पे है, प्रेमचंद, शादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बैदी, असमत चुगताई, सोहेल अजीमाबादी, कृष्णचंद। 6 मैंने लिखा है, आपको 5 ही याद करना है। इसके बाद है सवाल कि उर्दू के 5 ख्वातीन अफसाना निगार के नाम लिखें। तो देखिए ख्वातीन अफसाना निगार में आपको है कमर जहां, शकीला अख्तर, असमत चुगताई, निगार अजीम, और है आपको शमीम इफ्रा। तो ये आपको याद करना। अब देखो बच्चों, ये सवाल आपको 10 नंबर दिलाने वाला है। देखिए लिखा है कि दर्जैल अनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखना है आपको। ठीक है, करीब 250 वर्ड में। जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, शब बारात है जो बार बार आता है ना, इल्म की अहमियत, पाबंदी वक्त, टेलीविज़न। ये आपको उन्वान दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, आप पे इसको लिखना है। तो आप शब बारात पे लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है लिखना, है ना। या गांधी जी पे अगर याद हो तो लिख सकते हैं, इल्म की अहमियत भी लिख सकते हैं। तो ये सब बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इस पे आसानी से लिख सकते हैं। अब 2020 में जो आया है उन्वानात, ज़रा उस पर भी रोशनी डालता हूँ। तो देखिए इसमें आया है ईद उल फित्र, है ना, मौसम बरसात देखिए आ गया, इंटरनेट है, वर्जिश है और सफाई है। तो आप सफाई पे लिख सकते हैं, बहुत आसान है लिखना, या मौसम बरसात पे लिख सकते हैं, है ना। किसी भी उन्वान को लिखने सबसे पहले उसके बारे में बताना, अच्छा ईद उल फित्र है, ये क्या है, क्यों मनाया जाता है ना, ये सब है। जैसे मौसम बरसात पे लिख रहे हैं तो मौसम बरसात क्या है, कब आता है, नहीं आता है, इसमें क्या अच्छाई है, क्या इससे नुकसान होते हैं। तो ये सब पे थोड़ा थोड़ा रोशनी डालते हुए चलना, आपका आराम से 250 वर्ड हो जाएगा और नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, एक सवाल है कि इस्म मारफा की तारीफ में मिसाल लिखें। तो इस्म मारफा और इस्म नकरा क्या होता है, ये इस्म की किस्म है। इस्म नकरा का मतलब सीधा सा बात है कॉमन नाउन, जो आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, कॉमन नाउन। इस्म मतलब नाउन होता है ना। तो कॉमन नाउन को हम लोग कहते हैं इस्म नकरा। मतलब कि इस्म नकरा इस्म की वह किस्म है जिसमें आम जगह, शख्स और चीज़ का पता चलता हो। जैसे कि लड़का, तो लड़का है तो कोई भी लड़का हो सकता है, जैसे कि कोई भी लड़का हो सकता है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लड़का। लेकिन अगर हम कह दें अहमद, तो अहमद कोई ख़ास लड़के का बात हो रहा है, जिक्र हो रहा है, तो अहमद क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। तो इसमें मारफा मतलब प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा मतलब कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने दें। आप लोग इतना को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का शुक्रिया।